हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीएनए का सेंट्रल डोग्मा क्या है, जेनेटिक मटेरियल का सेंट्रल डोग्मा क्या है, कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये पूरा इसका एग्जैक्टली एक सेंट्रल डोग्मा क्या है। और इसके अलावा ये जो डीएनए है, ह्यूज साइज का डीएनए, वो एक बहुत ही छोटे साइज के न्यूक्लियस में कैसे पैकिंग होती है उसकी, कैसे न्यूक्लियोसोम बनता है, कैसे क्रोमेटिन फाइबर बनता है, कैसे बीड और स्ट्रिंग मॉडल दिया गया। और हम लोग अच्छे से उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोग्मा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है कि एक क्लास में आए और अगली क्लास में नहीं आए। स्ट्रिक्टली का मतलब वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, करेंगे तो वही करेंगे। शुद्ध जो लैंग्वेज में, प्योर लैंग्वेज में जो इसका मतलब है, डोग्मा का मतलब जैसे आप लोग भी कोई डोग्मा बना लो अपने जीवन का कि ये करना है तो करना है। हम स्ट्रेचर पे भी रहेंगे, लेकिन अगर हमें 8 से 10 पढ़ना है तो हम स्ट्रेचर चलता रहेगा, मैं पढ़ता ही रहूँगा। क्लियर? इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डोग्मा। ठीक है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी जेनेटिक मटेरियल है क्या वो आगे भी जानेंगे। अभी कंपटीशन होने जा रहा है, करवा देते हैं कंपटीशन। अभी क्लियर नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, भी आगे समझेंगे। ठीक है। वो आपको अभी पहले से पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अभी पूछ ले किसने बताया क्लियर कि हाँ यही जेनेटिक मटेरियल है, तो हो सकता है आप लोग नहीं बता पा रहे हो कि हर चीज़ ने ही बताया था फाइनल कि हाँ यही जेनेटिक मटेरियल है। उससे पहले भी बताया लोगों ने, लेकिन कन्फ्यूजन रही। तो पहले तो कंपटीशन तो लाए तीनों में। तो जब सेंट्रल डोग्मा की बात आई तो देखा गया कि डीएनए जो होता है वो आरएनए में चेंज होता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन में चेंज होता है। डीएनए आरएनए में और आरएनए प्रोटीन में चेंज होती है। एक मिनट देख लो, कुछ छूट ना गया हो एक भी पॉइंट। सब सही है। ठीक है। डीएनए आरएनए में और आरएनए प्रोटीन में, हमेशा यही होगा। अगर प्रोटीन बननी है तो वो आरएनए से ही बनेगी। और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, डीएनए से आरएनए भी बन सकता है। यही प्रोसेस है। ध्यान रखना, जो नहीं हो सकता वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि जो नहीं हो सकता है। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। आरएनए से आरएनए भी बन सकता है। ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, अभी वो जानेंगे। लेकिन जो नहीं हो सकता है वो क्या है? कभी भी कोई प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती है। कभी भी कोई प्रोटीन आरएनए में चेंज नहीं हो सकती है। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या क्या हो सकता है? डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इट फैसिलिटेटेड बाय द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बाय द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, पहला आंसर सुबह से दिया आज तुमने। जगह बदल दिए ना तुमने, हमें लग रहा। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बन सकती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। बोलिए भाई। आरएनए से आरएनए भी बन सकता है, जैसे इसको बोला था डीएनए रेप्लिकेशन, इसको बोलेंगे आरएनए रेप्लिकेशन। ध्यान रखना, यह वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ये होता है बाय द हेल्प ऑफ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
सर ये होता है, कहीं होता है, कुछ वायरसेस में होता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है और इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, रिवर्स, क्वेश्चन भी है आगे एनसीईआरटी में, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स, बोलो पक्का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहां पर कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, 3 तरह के पॉलीमरेज हो गए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और यहां पे कौन सा पॉलीमरेज रहेगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तीनों पॉलीमरेज में अंतर समझ रहे हो। ये डिपेंडेंट किसको हम बोल रहे हैं, टेम्पलेट कौन यूज हो रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए यूज होता है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट, यहाँ पे टेम्पलेट एज आरएनए टेम्पलेट यूज हो जाता है इसलिए आरएनए डिपेंडेंट, और यहाँ पर भी आरएनए डिपेंडेंट होता है इस वाले केस में, लेकिन बनता डीएनए है इसलिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्रोडक्ट जो है उसके नाम पे डीएनए पॉलीमरेज और किस पे डिपेंडेंट है वो पहले लिखा जाएगा, टेम्पलेट क्या है, कुछ रटने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, कि जो इंफॉर्मेशन वो इसी फ्लो में ही चलेगी, एक्सप्रेस होगी। ये तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, क्या नहीं हो सकता है, कभी भी प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती है या प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब बात आती है कि फिर इसमें से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो है क्या, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। यहाँ पे आ गई कंफ्यूजन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं बोलना चाहिए, मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो जानने के लिए देखते रहेंगे, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, सेंट्रल डोगमा के खाली क्वेश्चन। बोला जाता है प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, एक डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, सही है, वेरी गुड। इन सेंट्रल डोगमा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करना, डीएनए को आरएनए या आरएनए को आरएनए में, या आरएनए से डीएनए या डीएनए से डीएनए, 4 प्रोसेस हो गई है। न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड 4 तरह से हो सकती है ना, डीएनए से डीएनए बना दो या डीएनए से आरएनए बना दो, आरएनए से आरएनए बना दो या आरएनए से डीएनए बना दो। आरएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, बोला क्या जा रहा फॉलोइंग, डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू होता है, ट्रांसलेशन आरएनए टू, यही आंसर है। बोलो भाई क्लियर। द सेंट्रल डोगमा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, क्रिक ने बतलाया है ना, सेंट्रल डोगमा किसने बताया, सी से सेंट्रल, सी से क्रिक, सेंट्रल डोगमा कौन बता रहा है, क्रिक साहब बता रहे हैं। चलिए भाई अब हम लोग जानने वाले हैं, अरे वाह आ गए क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स की पैकिंग कैसे होती है वो समझते हैं। ह्यूमन में कितने बेस पेयर हैं, तो ह्यूमन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्या बताया था, डिप्लॉयड डीएनए में एक न्यूक्लियस है, ह्यूमन की ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में डीएनए है। ये सेल जो है वो डिप्लॉयड है, मान के चलते हैं ये कैसी सेल है, ये कोई गैमेटिक सेल नहीं है, ये एक डिप्लॉयड ह्यूमन की सेल है। ह्यूमन की सेल में कितना डीएनए कंटेंट है या उसकी लेंथ कितनी है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, वो सॉरी बेस पेयर, कितने बेस पेयर है, कुछ याद आ रहा है, अभी पीछे याद किया था, 10। ह्यूमन में कितने तीत हैं, 32, तो उसी के आसपास कुछ बताया था 3.3। इकोलाई से कितने ज्यादा हैं, 10⁹9। ये किसकी बात हो रही है, हैप्लॉइड की। अरे अभी को पेपर देना है क्या, हमने पूछा क्या है, डिप्लॉइड में कितना डीएनए है, 6.6, बेस पेयर कितना है 6. ये किसकी बात हो रही है, डिप्लॉइड की। आपको पता होना चाहिए कि एक
दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है, कितनी हो रही है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही है 3.4 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर तो 3.4 10 के बीच की थी। कंफ्यूज करोगे पक्का, हम बता रहे ना, ये तो गलत होते हैं। इसी को तो आपको सोचना है, पढ़ना नहीं इस चैप्टर को ज़्यादा, सोचना भी है। 3 घंटा पढ़ लियो तो आधे घंटे सोच लोगे कि कहाँ कहाँ पे गलत हो रहा है हमसे। बार बार प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बात यार है कि जब सारे न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर्स को देख लिया जाए तो डीएनए की लेंथ कितनी है, तो लगभग ये बनती है 2.2 मीटर। अरे भाई, और इतना डीएनए कहाँ आके फिट हो रहा है इस न्यूक्लियस में। अरे सर, सेल तो बहुत छोटी है माइक्रोमीटर में, और न्यूक्लियस है मीटर में, और जब सेल माइक्रोमीटर में है तो न्यूक्लियस तो और छोटा हो गया, और डीएनए कितना है मीटर में। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। डीएनए मीटर में है और न्यूक्लियस माइक्रोमीटर में, कैसे पैकिंग होगी। आप मीटर में हो, किलोमीटर, आपकी हाइट 2-4 किलोमीटर की है, और रूम में बैठना है जो फिट में है, कैसे बैठोगी। सर हम फोल्ड होकर के बैठ जाएंगे कोई तरह से। बात आ रही सर यहाँ पे फोल्डिंग होती है, एक्चुअली में फोल्डिंग नहीं होती है, सुपर फोल्डिंग होती है। क्या होती है, सुपर फोल्डिंग होती है। तो डीएनए हम लोगों ने अभी देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो थे वो डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बना रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सुपर फोल्डिंग या फोल्डिंग होती है पहले। सर ये फोल्डिंग कैसे होती है और क्यों होती है ये जानना है हमको। क्यों फोल्डिंग हुई, क्योंकि सर डीएनए का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, और जहाँ पे पैकिंग करनी है वो बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा लेवल पे हम लोग को फोल्डिंग करनी होगी। फोल्डिंग क्यों होती है और कैसे होती है सर। एक्चुअली में जो डीएनए होता है वो कैसे होता है, एसिडिक होता है। तो फोल्डिंग करने के लिए एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फोल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक प्रोटीन चाहिए। जैसे आप छोटा सा ईंट उठा लो, पत्थर का टुकड़ा, उसके चारों तरफ खूब सारा पतंग उड़ाने वाला धागा लपेट दो। धागे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्लियर, धागे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फोल्ड होने के बाद बिल्कुल छोटा सा रह गया। यहाँ पे जो ईंट का काम करता है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे जो ईंट का काम कर रहा है, यहाँ पे जो छोटा सा कंकड़ है, ग्रेवल है, उसका काम कौन कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स कर रही हैं। सर ये कौन सी प्रोटीन है भाई, तो मैम ये 2 तरह की प्रोटीन्स हैं, एक है प्रोकैरियोट में और कुछ है यूकैरियोट में। बोलो, प्रोकैरियोट में जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सर ये पहले सबको पता चल गया ये कैसी होती है, बेसिक होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक। और जो डीएनए है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक। ये कैसी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज है, क्लियर। यूकैरियोट में सर क्या होता है, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होती है भाई, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है बाद में। शुरुआत हिस्टोन से ही होती है, बाद में नॉन हिस्टोन। जैसे कि स्पर्म के केस में देखा जाए तो प्रोटामीन्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। प्रोकैरियोट में पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, और यूकैरियोट में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों की है। इमेजिन करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, छोटा सा ग्रेवल है, ईंट है, पत्थर है, कुछ भी कंकड़ है, उसके चारों तरफ आपने धागा लपेट रखा है, इसको हम लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो प्रोटीन है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से, इसको पॉजिटिव चार्ज दे कौन रहा है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है ऋतिक रोशन, HR के। अच्छा शॉर्ट फॉर्म होती है आपके, उसमें नहीं है। H का मतलब हिस्टिडीन होता है, आपकी बुक में जो है R मतलब आर्जिनिन, और K मतलब लाइसिन है। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो अमाइनो एसिड को सिंगल लेटर में भी दिया गया है,
एनसीईआरटी में, इंटर में नहीं है वो, ठीक है, ऐसे याद रखना। HRK का मतलब आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, आपके बुक में केवल यही दो दिए गए हैं। ये दो अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती हैं और इसी पॉजिटिव चार्ज को यूज करके निगेटिवली चार्ज उसके चारों तरफ फोल्ड होता है, ठीक है। ये जो हिस्टोन होती है ये एक्चुअली में ऑक्टामर के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? ऑक्टा का मतलब होता है 8 यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? H2A, H2B, H3 और H4, और एक्चुअली में ये सबकी 2-2 यूनिट होती है, तो टोटल 8 हो गए। हिस्टोन कौन, ये नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4 तरह की हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व हो गई, H2A, H2B, H3 और H4। एक और हिस्टोन होती है H1, वो कहाँ पे होती है भी बताऊंगा मैं, वो अलग है। लेकिन ये ऑक्टामर का पार्ट, ये ऑक्टामर का पार्ट भाई नहीं है, ध्यान रखना, ऑक्टामर का पार्ट ये नहीं है। ऑक्टामर का पार्ट केवल H2A, H2B, H3, H4 है, ये मिल करके ऑक्टामर बना लेती है। ऑक्टामर कैसे बनाती है? मान लेते हैं ऐसे कुछ है, एक बॉल यहां रखो, एक बॉल यहां रखो, एक यहां, एक यहां, इसी के ऊपर 4 के ऊपर 4 और रख दो। इमेजिन करो, ये यहां से पकड़ो और इसी की एक कॉपी उसी के ऊपर रख दो। कोई स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो? बन रहा है। वो जो स्टोन है वो है स्टोन ऑक्टामर, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन ऑक्टामर, ठीक है भाई। मान के चलते ये स्टोन ऑक्टामर बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया? स्टोन ऑक्टामर बन चुका है। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए आकर के फोल्ड होता है। बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम दिखाएंगे आपको, खुद से ही बनाया था कभी, ठीक है। कैसे फोल्ड होता है? ऐसे, ऐसे आके ऐसे, ठीक है, उतना डीप नहीं है, 1.65 टाइम फोल्ड होता है। और ये आगे जाता है, फिर फर्दर ऐसे आके ऐसे, यहाँ पर चाहे तो हम लोग फिर से एक स्टोन ऑक्टामर बना सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अच्छा सर, भाई जब न्यूक्लियोसोम बनता है, ये भी क्या है? न्यूक्लियोसोम की बीड बोल सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम, 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 बहुत सारे न्यूक्लियोसोम। अच्छा, मतलब डबल स्ट्रैंड फोल्ड होकर अब क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम। एक लेवल की फोल्डिंग और सीखे, डबल स्ट्रैंड फोल्ड होकर क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम सब जब फोल्ड होता है तो कितना बेस पेयर कवर्ड करता है? पहले तो प्रोटीन और रह गई थी ना, वो कहाँ है सर? वो यहाँ है भाई, वो एंट्री पॉइंट पे है, यहाँ पे। कौन सी? H1। कहाँ पे? यहाँ पे। कौन सी? H1। H1 कहाँ पाई जाती है? क्या ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑक्टामर में केवल 4 तरह की स्टोन होती है, सब अपने अपने डुप्लेट फॉर्म में या डाइमर फॉर्म में रहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कितने बेस पेयर कवर्ड होता है? तो 1 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर कवर्ड होते हैं। 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर। बोलो भाई बात समझ में आई? भाई को बात आई, ठीक। ये 2 बेस पेयर, सर ये क्या है बीच में? ये कौन सी लाइट वाइट लगी हुई है? इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, ठीक, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। बोलो, ठीक है। अब इस लिंकर डीएनए में कुछ फोटो दिखा दिया जाए तब ज्यादा अच्छे क्लियर होगा। ये वाला भी बाद में, डर जाओगे, डरना बना है, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। लिंकर डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो 146 बेस पेयर जो होते हैं वो यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। कहां पे? इसमें 146। बचा कितना? बचा कितना? ऐसे ही ये लिंकर डीएनए चलता रहेगा भाई, ध्यान रखियो एक बात, यही से लिंकर डीएनए चलता रहेगा। फिर से
तो ये अगर देखा जाए तो लिंकर डीएनए अगर बात की जाए तो इस न्यूक्लियोसोम का लिंकर डीएनए कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक, आधा 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 सब में बढ़ जाएगा ना। तो जो बाकी जो बच रहा है वो कौन हो रहा है, वो हो रहा है 54 लिंकर डीएनए का पार्ट है। क्या पता चला भाई, पता चला कि जो न्यूक्लियोसोम है उसमें टोटल बेस पेयर कितने हैं, 200। ठीक है, ये पूरा ब्रेक करके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आता है। जहां पे एनसीईआरटी से अब ज्यादा बताएंगे और जहां पे क्वेश्चन नहीं आता वहां पे मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन इससे आया नहीं है, लेकिन जहां से आता है वो भी ध्यान रखना। ठीक है, 146 बेस पेयर जो होता है वो बीड का पार्ट है, बीड का, न्यूक्लियोसोम ना बोलना, बीड का पार्ट है, ये पूरी बीड है, मोती। और जो 54 बेस पेयर्स है वो किसका पार्ट होता है, लिंकर डीएनए का। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही? हाँ, इस सर्कल के अंदर बेस पेयर नहीं है, इस सर्कल के अंदर केवल 146 है। इस सर्कल के अंदर, इसके अंदर अगर न्यूक्लियोसोम बोला जाए तो यहां तक है। इसमें कितने हैं बेस पेयर, 200 है। इन 200 में से बीड में कितने हैं, बोलो भाई, अच्छी बात है, कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेगा। और यहाँ पर क्या है, लिंकर डीएनए में भाई कितने हैं, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या है? बस क्वेश्चन बनता है, लोग कहते बड़ा टिपिकल है, अरे कितने खतरनाक फिजिक्स में बनता है, उससे ज्यादा टिपिकल तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ बायोलॉजी बहुत आसान है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। द लेंथ ऑफ द टिपिकल मैमेलियन डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, बोल रहा है कि 2 मीटर है, 2.2 मीटर है। अरे देखो 2.2, और ये जो है वो बहुत 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 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इफ द लेंथ ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, रेड वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही पूछे गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। केवल एनसीईआरटी चल रहा है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड एनसीईआरटी, यही चैनल का नाम भी होगा या है, जो देखेगा उसको तो पता चलेगा हो गया। तो सिर्फ अनफिल्टर्ड ही है एनसीईआरटी इन प्रो, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 95 तक तो एनसीईआरटी ही आएगी। इतनी पतली सी बुक है, देखने में कितनी आसान लग रही है, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, लेट के पढ़ सकते हो। मोटी मोटी सी बुक्स नहीं है कि लेट के पढ़े हार्ट अटैक के पढ़ गया, नहीं, पतली सी बुक, तब भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, समझ ही नहीं आती है। ठीक है, इफ द प्रोकैरियोट डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद द सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, है ना, और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियाइड बनाते हैं। अभी देखो ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में तो न्यूक्लियस है, बोला जा रहा है ह्यूमन में डीएनए पैक है, बोला कि उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी के अंदर पैक है। अरे भाई, तो प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियाइड एक पोजीशन है, वहीं पे रहता है। ये नहीं कि डीएनए पूरे में फैला हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डीएनए प्रोकैरियोट में फैला नहीं है पूरी सेल में, वो पर्टिकुलर पोर्शन है, उसी में रहता है, और उस पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब वहां पर भी पैकिंग करनी है, लेकिन वहां पे पैकिंग करने के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने ही काम कर दिया। सर वहां पे हिस्टोन क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे उतनी ज्यादा पैकिंग थी ही नहीं, थोड़ा सा डीएनए इकोलाई में भी आपने देखा। तो जब पैकिंग, जिस चीज को पैक करना वही कम है, जब आपको एक छोटा सा फ्रिज ले जाना है कहीं पे, तो आप ट्रक थोड़ी नहीं बुक करोगे, वो तो रिक्शे से भी चला जाएगा। जब बड़ा साइज का आया तो वहां पे पैकिंग करने के लिए भी ज्यादा अलग तरह की या ज्यादा और पोटेंशियल वाली प्रोटीन्स का यूज किया गया, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन। वहां पे क्या बन रहा है, न्यूक्लियाइड। द डीएनए ऑफ न्यूक्लियाइड ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, बड़े बड़े लूप्स में, और जो इसको पकड़े कौन है, ठीक है, प्रोटीन। जैसे इमेजिन कर लो चरखी में या छोटी सी रील आती है धागे वाली, कपड़ा सिलने वाली, अगर अंदर की वो जो कार्ड शीट है जिससे बना हुआ है बेस अंदर का, वो हटा दो तो धागा तो उलझ जाएगा ना, है ना। तो वो रोल प्ले करता है कौन, हिस्टोन, हिस्टोन्स। ठीक है, इन यूकैरियोट डीएनए इज हेल्ड बाय, सब समझा दिया है, ऑप्टामर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, लार्ज, क्या बोला गया, लार्ज, ऐसे याद रखना, एल फॉर लाइसिन और आर्ज फॉर आर्जिनिन, लार्ज। क्लियर।
द डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, पहले बता दिया। न्यूक्लियोसोम में 1 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, 146 जो होता है अराउंड द ऑक्टामर रहता है, और 54 जो होता है वो लिंकर डीएनए के नाम से जाना जाता है। नंबर ऑफ द न्यूक्लियोसोम अरेंज्ड एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। बीडल एंड टैटम ने शायद ये बात बताई थी, बीडल एंड टैटम ने ये पॉइंट बोला था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये नाम दिया था, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एक धागे पे मोती है, बड़ा सा धागा है, उस पर मोती 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 लगी हुई है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इमेजिन कर लो, कोई लेस कपड़े में लगाने वाली इमेजिन कर लो, मोतियों के माला बीच में, और दो मोतियों के बीच में क्या है, लिंकर डीएनए, और ऐसा पूरा बड़ा सा धागा है, इसको बोला गया बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और देख करके एनसीईआरटी में तुरंत ही छाप भी दिया, ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई। और दूसरा ये है, इस चीज को भी सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। पहले खत्म कर दे टॉपिक। देखो एनसीईआरटी की फोटो लगी हुई है, न्यूक्लियोसोम बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग फर्दर कॉम्प्लेक्स हुआ, कॉम्प्लेक्स होकर के क्रोमेटिन फाइबर बनाया, और फिर और कॉम्प्लेक्स हुआ, बन के क्या बन गया, क्रोमोसोम बन रहा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है। हायर लेवल पैकिंग रिक्वायर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जब और ज्यादा पैकिंग करनी हो रही है, ठीक है, और हाई लेवल की प्रोटीन का पैकिंग करनी है, मतलब उसको और डेंस करना है, तो क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, प्रोटामीन। क्या एग्जांपल दिया, प्रोटामीन। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन भी इससे नहीं आएगा। और ये जानना कि और भी कुछ प्रोटीन होती है, लेकिन वो भी निगेटिवली चार्ज ही होंगी, ओ सॉरी पॉजिटिवली चार्ज ही होंगी, वहां पर भी वही अमाइनो एसिड्स होने वाले हैं, ठीक है। बस वो हिस्टोन जैसे जीन से नहीं बन रहा। अब जीन विन बोल देंगे तो अभी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे जीन वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर इससे जीन है, आपको नहीं पता कितना आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, ठीक है। If a typical nucleus, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स आर प्रेजेंट। यू मतलब हमेशा पढ़ते हैं बचपन में, छोटे पे बहुत छोटे पे बहुत ज्यादा, जब छोटे थे उसको बोलते थे ट्रू, है ना, ट्रू बोलते थे ना, यूकैरियोट ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, सच्चा प्यारा न्यूक्लियस। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये दो बातें भी रह गई हैं, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर क्लियर कर लो क्या है। ऐसे कुछ इमेजिन किया था, हिस्टोन ऑक्टामर आपस में लगे हुए। ये डायग्राम कहीं से भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये बहुत ही हायर लेवल का, बस खाली समझाने के लिए आपको है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी तो फिर वहां से देखते रहना बस खाली। ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर आपस में रख दिए गए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। ये क्या है, ये क्या है, ये वेरी गुड, ये क्या है, H1 है, एंट्री पॉइंट पे H1, ठीक है। ये बन गया आपका न्यूक्लियोसोम, ये आपका आया लिंकर डीएनए, और ये कौन से हो गए, H1 प्रोटीन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम जब बना, अब यहाँ पे आते हैं, ये न्यूक्लियोसोम फर्दर, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है, ये जो मोती है, वो फर्दर ऐसे से अरेंज हो रही है हेलिकल मैनर में। तो एक हेलिक्स कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बना लिया। फिर इनको रिपीट किया जा रहा है बार बार। अब ये स्ट्रक्चर भी छोटे छोटे, ये एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस केस में केवल यही है। मैं आपको केवल एक इमेजिन कराना चाह रहा हूं कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैनर में पैकिंग होती है। फिर ये फर्दर रिपीट होता है, और रिपीट होकर के एक धागा बनता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक ऊन जो होता है, वूल, उसके कैसे समझते हैं, एक धागा, ठीक है। फिर उसको आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में चेंज कर लिया, बीट्स में, और फिर बीट्स की एक लच्छी बना ली जो मिलता है मार्केट में। फिर वही कई लच्छियां आपस में मिलकर चली आ रही, कई सारे स्ट्रैंड्स ऐसे से जो मार्केट में ऐसा ऊन का मिलता है ना, खरीदने वाला। अब इसी में कई सारी आपस में फोल्ड होती चली जा रही हैं, इसी में ऐसे, और ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। इसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर फर्दर जाकर के एक सोलेनाइड मॉडल के रूप में कॉम्प्लेक्स होती हैं। फिर इसके बाद एक और होता है, इसके फोल्ड मॉडल भी होता है, वो दिया नहीं यहाँ पे। और फाइनली हमको मिल जाता है क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जब बहुत ज्यादा कंडेंस होता है इन केस ऑफ मेटाफेज स्टेट ऑफ सेल साइकिल, मेटाफेज में सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है। वो सेल साइकिल का पार्ट है, वो वहां पे सीखेंगे क्यों सबसे ज्यादा कंडेंस वहां पे हुआ। इसको बोलेंगे मेटाफेजिक क्रोमोसोम, और ये एक तरह का क्रोमोसोम होगा। अब इस क्रोमोसोम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ का ये वाला पार्ट जो है टीलोमियर या सेंट्रोमियर के आसपास का पार्ट है,
वो ज्यादा कंडेंस होता है, वो बहुत ज्यादा कंडेंस होता है ये वाला पार्ट, या बीच में भी हो सकता है, बीच में बहुत कम होता है, लेकिन टीलोमियर और नियर द सेंट्रोमियर ज्यादा कंडेंस रहता है। इतना कंडेंस होता है कि ये एक्सप्रेस भी नहीं हो पाता है। क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए, डीएनए का मेन काम क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, ये एक्सप्रेस ही नहीं हो पाता है, ये अपना काम ही नहीं कर पा रहे। और बीच वाला फॉर्म जो है वो एक्सप्रेस होता है। तो बीच वाला जो एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। भाई क्या बोलना है, सॉरी मन में कैरियट चल रहा है, यूक्रोमैटिन। और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। क्वेश्चन ये आ गया कि सर क्रोमोसोम में जो पार्ट एक्सप्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन, और जो नहीं एक्सप्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, और हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए से प्रोटीन नहीं बना पाएगा। यूक्रोमैटिन कैसा होता है, रेयर होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है, बहुत ही डेंस होता है। कैसे पता चला ये, जब इस क्रोमोसोम को स्टेन करके देखा गया तो कुछ एरिया में वो स्टेन डेंसली ऑक्युपाई हो रहा है या डेंसली एरिया कवर कर रहा है, बहुत डार्क बैंड बन रहा है, और कुछ एरिया में डार्क बैंड नहीं बन रहा है, बोलो लाइट बैंड बन रहा है। तो डार्क बैंड हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, और ये एरिया एक्सप्रेस भी नहीं हो पा रहा है, इस एरिया में पाए जाने वाला डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। बोलो भाई बात समझ आ रही, ठीक ठीक है, बात तो समझ में आ गई। पहले छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच अमाइनो एसिड। अरे तो बहुत आसान हो गया। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। भाई बीड, उन बीड्स को क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। न्यूक्लियाइड कौन बता दे रहा है, न्यूक्लियाइड तो प्रोकैरियोट में जो बन रहा था न्यूक्लियस के जैसा, ऑइड का मतलब होता है लाइक, ठीक है, जैसे पेटल्स के लाइक पेटोलाइट बोलते हो, वैसे न्यूक्लियाइड। हाउ मेनी बेस पेयर आर रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टामर इन अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। 146, ठीक है, कि देखो यहाँ पे 200 भी दिया हुआ है, जिसने तोड़ करके नहीं पढ़ा वो गलत करके चलाएगा। विच हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, H1। अरे तुम लोग तो बहुत तेज हो गए जुबान के, देखे कितने तेज हो गए। आओ, जुबान से इतने तेज हो तो जरा कॉपी पेन से तेज होके दिखाओ। पहले वाला क्वेश्चन करो, क्या दिया हुआ है, ई कोलाई में, ई कोलाई के केस में जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, 1.36 दिया हुआ है, 36 mm, मतलब 1.36 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर। पूछ रहा कितने बेस पेयर होंगे, टू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इक्वल टू, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो रही है, 0.34 नैनोमीटर। तो टोटल कितने बेस पेयर हो रहे हैं, टोटल बेस पेयर हो रहे हैं, टोटल बेस पेयर कितने बन रहे हैं, तो बन रहा है 1.36 इंटू 10⁻6 अपॉन नैनोमीटर है, अपॉन 0.34 इंटू 10⁻6 है ना, सॉरी ये 10⁻6 नहीं है, नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर पहली बात तो कट गया है ना, ये हटा दिया, 4 इंटू 10⁻6 हो गया, 4 इंटू 10⁻6। तो बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, पता नहीं कौन सी आरटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखो भाई, ये वाला आप करिए आप लोग। ह्यूमन डीएनए कितना हो रहा है, ह्यूमन डीएनए लेंथ, सही से सॉल्व करते हैं। 2.2 मीटर इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, डीएनए कवर्ड इन वन न्यूक्लियोसोम इक्वल टू 200, यही है ना, बेस पेयर इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 0.34 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, 68 नैनोमीटर।
इतना आसान है। टोटल नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोसोम कितने हो रहे हैं? 2.2 इंटू 10⁹ अपॉन 68 ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो भाई क्या हो रहा है। ये पॉइंट हटा के 0 लगा लो यहाँ पे 2 डिग्री, तो इसको 7 भी तो कह सकते हैं आप। 10⁹ को 7 कह सकते हैं ना। अब सॉल्व कर दो। 34 हुआ, 110 हुआ, 17 हुआ, 55 हुआ, 17 3 जा 51, फिर 4 आया, 17 2 जा 34, फिर 6 आया, 17 4 जा लगभग में 3.24 ठीक है। बोलो 3.23 फिर 8 9 करके कुछ आएगा। ओवरऑल लगभग में हम लोग बात करें तो 3.24 इंटू 10⁻7 बीट्स हुआ। ये सब एनसीईआरटी में छोड़ ही देते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाता है। बोलिए भैया लोग, बात समझ में आ गई? तो अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं इस चैप्टर में।